नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडा और अलवर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए सेकेंड ईयर के टॉपिक ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कैबिनेट या मंत्रिमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मंत्रिमंडल होता क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। मंत्रिमंडल से उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पीएम के लीडरशिप में एग्जीक्यूटिव पावर्स का यूज करती है। मुनरो के शब्दों में मंत्रिमंडल राजमुकुट के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए हुए राजकीय परामर्शदाताओं की समिति को कहा जा सकता है, जिन्हें लोक सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ये मंत्रिमंडल की एक तरीके से परिभाषा या आज से समझ लीजिए क्या होता है। अब अगला टॉपिक हमारा आता है कि जो मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था है, मिनिस्टीरियल जो व्यवस्था है, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहली विशेषता है सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता, यानी कि जो सम्राट होता है वो वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद से अलग होता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, पीएम और उसके मंत्री हैं, वो सारे के सारे कहाँ से चुने जाते हैं, व्यवस्थापिका में से ही लिए जाते हैं। और अगर कोई सदस्य व्यवस्थापिका का हिस्सा नहीं है तो एक निश्चित समय अवधि के दौरान उसे व्यवस्थापिका का सदस्य बनना जरूरी है, अन्यथा वह मंत्री नहीं रहता। अगला है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। दोस्तों, अगर लोकप्रिय सदन जो है, जैसे कि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है, तो वो यदि किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या फिर किसी बिल के विरुद्ध मेजॉरिटी से मतदान कर दे, तो ऐसा होने पर सरकार गिर जाती है और एक के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो वो पूरे मंत्रिमंडल का ही सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला बिंदु है गोपनीयता, कि मंत्रिमंडल की जो भी बैठक होती हैं उसके अंदर चर्चा की जाती है, देश के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, आंतरिक और विदेशी मामलों के, उनके ऊपर भी चर्चा की जाती है। तो इन मामलों में जो भी चर्चा की जाती है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो पूरी तरह से सीक्रेट रखे जाते हैं, सेक्रेसी रखी जाती है, उनमें गोपनीयता रहती है। अगला बिंदु है मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता, कि एक ही दल के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो उसके स्वयं के दल के होते हैं उन्हीं लोगों को वह मंत्री बनाते हैं। और अगला बिंदु है मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सभी जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री की, वास्तविक तौर पर हम देखें तो वो प्रधानमंत्री की इच्छा से काम करते हैं, और जब तक चाहे तब तक वो पद पर नहीं बने रह सकते, वो तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री चाहेगा। प्रधानमंत्री जिस दिन उनके नाम की सिफारिश कर देगा सम्राट को कि इनको पद से हटाया जाए, उसी दिन से ये समझ लीजिए कि मंत्री अपने पद से हट गया। अगला टॉपिक है हमारा मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल। देखिए दोस्तों, दो शब्द हैं, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, अर्थात कैबिनेट। एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है यानी मंत्री परिषद होती है, और दूसरा होता है कैबिनेट वर्ड। तो दोनों में क्या अंतर होता है, तो चलिए आज हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि दोनों में क्या महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। आमतौर पे जो लोग होते हैं वो मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल को एक ही संस्था मान लेते हैं, दोनों के अंदर अंतर स्थापित नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा अंतर है, और इस संबंध में हम प्रोफेसर ओक के कथन को देख सकते हैं कि एक वृहत संस्था होती है, यानी मंत्रिपरिषद जो होती है वह बड़ी संस्था होती है, जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका के सभी पदाधिकारी होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं और लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि लोक सदन में उसको उस बहुमत का समर्थन प्राप्त रहा है। लेकिन मंत्रिमंडल, जैसा कि रेमजे मेयर कहते हैं, मंत्रिपरिषद का हृदय है, शासन का परिचालक यंत्र है,
जिसमें सभी महत्वपूर्ण विभागों के राजनीतिक अध्यक्ष सम्मिलित रहते हैं, साथ ही कुछ प्राचीन तथा प्रतिष्ठित पदों के अधिकारी भी। इस प्रकार मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद रूपी बृहत चक्र का आंतरिक चक्र कहा जा सकता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के भेद अगर हम करें तो वो इस प्रकार कर सकते हैं कि आकार के संबंध में अंतर होता है, पद संबंधी अंतर होता है, वेतन संबंधी अंतर होता है, और अगला है कार्य और शक्ति संबंधी अंतर होता है। तो चलिए पहला अंतर देखते हैं कि आकार संबंधी भेद। मंत्रिमंडल का आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत छोटा होता है। मंत्रिपरिषद में सामान्य तौर पर ब्रिटेन में 70 से 90 तक भी सदस्य हो सकते हैं, किंतु मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 18 से 22 के बीच ही होती है। दूसरा अंतर है पद संबंधी अंतर। दोनों का दूसरा महत्वपूर्ण अंतर पद संबंधी है। समस्त राजनीतिक कार्यपालिका को मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता है और इसमें कई श्रेणियों के सदस्य होते हैं, जैसे मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इनमें से कुछ किन्हीं विशेष विभागों के प्रधान होते हैं और कुछ बिना विभाग के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल स्तर के वे मंत्री जो मंत्रिमंडल के स्थायी सदस्य नहीं होते हैं, वरन मंत्रिमंडल की केवल उन्हीं बैठकों में शामिल होते हैं जिनमें उनके विभाग से संबंधित विषयों पर विचार किया जाना हो। और एक होते हैं अन्य मंत्री, राज्य मंत्री, संसदीय उप सचिव, जूनियर लॉर्ड, संसदीय निजी सचिव इत्यादि। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की इन विभिन्न श्रेणियों में से केवल प्रथम श्रेणी के सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल के सदस्यों का पद मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में बड़ा होता है। अगला बिंदु है वेतन संबंधी अंतर। कैबिनेट सदस्यों को मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की तुलना में ज़्यादा वेतन प्राप्त होता है। उनको सुविधाएं भी ज़्यादा दी जाती हैं। सुरक्षा संबंधी जो नियम है वो भी उनके लिए ज़्यादा कड़े हैं, उनको ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती उनके लिए ज़्यादा होती है। अंतर की श्रृंखला में चौथा बिंदु है हमारा कार्य और शक्ति संबंधी अंतर। मंत्रिमंडल के सदस्यों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर कार्य और शक्ति से संबंधित होता है। इस दृष्टिकोण से मंत्रिमंडल के सदस्य अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य कम महत्वपूर्ण होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य सामान्यतया विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं। उनके द्वारा समस्त प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण बातों के संबंध में नीति का निर्धारण किया जाता है और उनके द्वारा विभिन्न विभागों में एडजस्टमेंट भी स्थापित किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को इस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना होता। ये अंतर भले ही हो, लेकिन फिर भी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों ही राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं। प्रधानमंत्री का त्यागपत्र न केवल मंत्रिमंडल वरन समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र समझा जाता है और लोक सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। मंत्रिमंडल की कार्य पद्धति। इनके कार्य और शक्तियाँ क्या होती हैं मंत्रिमंडल की, तो इन कार्य और शक्तियों के संबंध में हम देखेंगे। मंत्रिमंडल के कार्य तथा शक्तियों का आधार वैधानिक न होकर परंपरागत है। जहाँ तक वैधानिक स्थिति का संबंध है, मंत्रिमंडल सम्राट की एक परामर्शदात्री समिति है, किंतु वास्तविक स्थिति है कि सम्राट की सभी शक्तियों का उपयोग कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। राजतंत्र के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में राजा के पद की शक्तियाँ ज्यों ज्यों कम होती गई, मंत्रिमंडल की शक्तियाँ वैसे वैसे बढ़ती गई है। आज जैसा कि सर जॉन मैरियट कहते हैं, यह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक यंत्र घूमता है। वहीं दूसरी तरफ ग्लैडस्टोन कहते हैं कि मंत्रिमंडल वह सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड या ग्रह घूमते रहते हैं। रेमजे मेयोर, लोवेल, एमरी, बेजोट और ब्रिटिश संविधान के लेखकों ने भी शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए ऐसी ही गौरवपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन व्यवस्था का हृदय है और ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल को जितनी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है, उतनी शासन के अन्य किसी भी अंग को प्राप्त नहीं है।
शासन का आधार बिंदु होने के कारण मंत्रिमंडल के कार्य बहिर्मुखी हैं। वर्तमान समय में मंत्रिमंडल को कार्यपालिका क्षेत्र के अतिरिक्त विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख इन रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1 है कार्यपालिका संबंधी कार्य, और इसमें हम देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल ही ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है और इस रूप में उसके द्वारा व्यापक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्रिमंडल ये निश्चित करता है कि आंतरिक क्षेत्र में प्रशासन के जो विभिन्न विभाग हैं उनके द्वारा और वैदेशिक क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध के विषय में किस प्रकार की नीति अपनाई जाएगी। रैमजे मेयर के शब्दों में, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिमंडल राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा परिभाषित करता है और यह निश्चित करता है कि देश और विदेश में उत्पन्न प्रत्येक सामयिक समस्या को किस प्रकार हल किया जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित नीति के आधार पर ही समस्त प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। राष्ट्रीय कार्यपालिका का जो सर्वोच्च नियंत्रण है वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। शासन की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग वास्तव में मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। वे अपने विभागों का संचालन करते हैं और उनके कार्यों की देखभाल करते हैं। सम्राट की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है। राजनीतिक स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों का चयन भी मंत्रिमंडल ही करता है। सम्राट इन्हें केवल औपचारिक रूप से नियुक्त कर देता है। संसद में प्रशासन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर मंत्रिमंडल को ही देना होता है। इसी प्रकार संसद में मंत्रिमंडल व प्रशासन में विविध विभागों के कार्यों की जो आलोचना की जाती है उन्हें दृष्टि में रखते हुए मंत्रिमंडल को प्रशासन के दोष हैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना होता है। मंत्रिमंडल का समन्वयकारी कार्य भी है। प्रशासन की सुविधा के लिए सरकार को विभिन्न प्रशासनिक विभागों में विभाजित कर दिया जाता है, लेकिन इन विभिन्न विभागों में विभाजित होने पर भी सरकार में एक प्रकार की आंगिक एकता पाई जाती है और सुशासन के लिए प्रशासन के विभिन्न विभागों में समन्वय नितांत जरूरी है, आवश्यक है। व्यवस्थापन संबंधी कार्य है वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। ये सिर्फ विधि निर्माण ही नहीं करता, प्रशासनिक कार्य ही नहीं करता, बल्कि संसद का नेतृत्व करता है, पथ प्रदर्शन करता है और संसदीय शासन में विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के एकीकरण के कारण मंत्रिमंडल का संसद से अविच्छिन्न संबंध बना रहता है। मंत्रिमंडल न केवल राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है वरन शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। सरकारी अधिकारी वैधानिक परामर्श के आधार पर विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करते हैं। मंत्रिमंडल उन्हें अंतिम स्वीकृति देता है तथा संसद में प्रस्तावित करता है और बहुमत के समर्थन से उन्हें पास कराता है। अपने राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होने के कारण मंत्रिमंडल का संसद पर नियंत्रण रहता है और मंत्रिमंडल ही समस्त विधि निर्माण कार्य के लिए उत्तरदायी है। संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करते हैं और मंत्रिमंडल के परामर्श से ही लोक सदन को विघटित किया जाता है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में सम्राट द्वारा पढ़ा जाने वाला भाषण भी मंत्रिमंडल ही तैयार करता है। प्रतिवर्ष विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जो सैकड़ों परिषद आदेश निकलते हैं उनके निर्माण में भी कैबिनेट की स्वीकृति निहित रहती है। अगला कार्य है वित्तीय कार्य। राष्ट्रीय आय व्यय का निर्धारण अर्थात बजट का निर्माण और उसे संसद में स्वीकृत कराना भी मंत्रिमंडल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। बजट वित्त मंत्री अपनी देखरेख में तैयार कराता है, किंतु बजट के मूल प्रस्ताव और आधार मंत्रिमंडल द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। मंत्रिमंडल को लोक सदन के बहुमत का जो समर्थन प्राप्त होता है उसके कारण किसी भी कर या अनुदान की मांग में कोई कटौती लोक सदन के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। कुछ और कार्य भी हैं जिन्हें मंत्रिमंडल करता है, जैसे कि राजा द्वारा क्षमा के विशेष अधिकार का प्रयोग मंत्रिमंडल विशेषतः गृह मंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है।
दूसरी बात है, राजा द्वारा उपाधियों का वितरण भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही किया जाता है। तीसरी बात है, ब्रिटिश सम्राट द्वारा देश और विदेश में की जाने वाली समस्त नियुक्तियां मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर की जाती हैं। चौथी बात है, महत्वपूर्ण न्यायालयों के न्यायाधीश जैसे कि लॉर्ड चांसलर के परामर्श अनुसार ही सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वास्तव में मंत्रिमंडल के अधिकार और कार्य बहुत ही व्यापक है। वह उन सभी कार्यों को करता है जो वैधानिक दृष्टि से सम्राट के अधिकार बताए जाते हैं। वर्तमान समय की प्रवृत्ति मंत्रिमंडल को और अधिक शक्तियां तथा कार्य प्रदान करने की है। तो आगे की वीडियो में हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल से संबंधित अन्य जो विचार हैं उनको साझा करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।